सो आप इस पिक्चर में जिन्हें देख सकते हैं ये है अकबर। अकबर जो थे वो रूलर थे इंडिया के, इन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है मुगल डायनेस्टी का। वैसे देखा गया तो जो फाउंडर थे वो तो बाबर थे, बट इन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है अकबर का। अकबर के टाइम पे काफ़ी एक तरह से मुगल रूल जो था वो काफ़ी अच्छे से एस्टैब्लिश हुआ, काफ़ी एक्सपांड हुआ। सो ये सब चीज़ें हमें देखने मिलेगी। सबसे पहले आइए इनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अकबर जो थे उनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद हुआ करता था, उसके बाद उन्हें अकबर टाइटल दिया गया था। अकबर नाम से वो रूलर नाम जाने गए रूलर करके, बट उनका नाम जो था वो जलालुद्दीन मोहम्मद था। उसके साथ साथ 1556 से 1505 तक इन्होंने रूल किया। उसके पहले आप जानते हैं कि हुमायूं जो थे, वो मुगल रूलर जो थे हुमायूं, वो रूल करते थे। हुमायूं जब इंडिया में वापस आते अपना रूल जो शुरू करते, उसमें वो 1 साल के भीतर ही उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए उनके जो बेटे थे उस वक्त एक सक्सेसर थे जो जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। तो जलालुद्दीन जो थे उन्होंने एट द एज ऑफ 14 ही सक्सीडेड हिज फादर हुमायूं, और बाद में वही अकबर नाम से जानने लगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये इतने छोटे थे, 14 ईयर्स, तो ये माइनर थे। तो इनका रूल इनको असिस्ट करने के लिए कोई होना था, कोई रीजेंट होना था। तो इनके रीजेंट जो बने वो थे बैरम खान। जैसे कि आप जानते हैं कि हुमायूं जो थे उनके आर्मी के हेड हुआ करते थे बैरम खान, और बैरम खान ने ये जो रूल था ये संभाला था ऑन बिहाफ ऑफ अकबर। 1556 से 1560 तक बैरम खान को रखा गया। 1556 से उन्होंने वो रीजेंट बने अकबर के, और 1560 में उन्हें अकबर ने रीजेंट करके उन्हें फिर रिटायर कर दिया गया है ना। तो वो रीजेंट कब तक रहे? तो 1560 तक ही रहे अकबर के, जिनका नाम था बैरम खान। सबसे पहले हम जो भी पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट बैटल्स पढ़ लेते हैं जो अकबर ने लड़े थे, या फिर मुगल ने अकबर के टाइम पे लड़े थे। सबसे पहला जो बैटल हमको देखने मिलता है वो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था वो बाबर ने लड़ा था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो बैरम खान ने ऑन बिहाफ ऑफ अकबर लड़ा था, और यहाँ पे मुगल के तरफ से बैरम खान। यहाँ जो हेमू थे वो एक हिंदू जनरल हुआ करते थे मोहम्मद आदिल शाह के। मोहम्मद आदिल शाह के कोर्ट में ये हिंदू जनरल थे, ये आर्मी के जनरल थे हेमू। उन्होंने लड़ा था ये वॉर विद बैरम खान के साथ, जो कि अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, और इसमें जीत हुई बैरम खान की। जब बैरम खान की जीत हुई एक्सपांशन काफी हो गया। अगर देखा गया तो बैरम खान के चलते अकबर के जो रूल था उसमें काफी एक्सपांशन हुआ, काफी डेवलपमेंट, काफी बड़ा एक्सपांशन मिला था, क्योंकि बैरम खान काफी सारी वॉर जो थे वो जीत रहे थे, और एक्सपांशन काफी अच्छा था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में इट वाज वन बाय बैरम खान। सेकंड जो हमें बैटल देखने मिलता है इंपॉर्टेंट, वो है, वैसे बैटल तो काफी लड़े बट हमें इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ना है, तो उसमें देखते हैं तो ये है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था वो 1576 में लड़ा गया था बिटवीन राणा प्रताप एंड मान सिंह। जो राणा प्रताप थे वो मेवाड़ के रूलर थे, वो सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, और जो मान सिंह थे, मान सिंह की अगर हम बात करें तो ये मुगल आर्मी के तरफ से लड़ रहे थे, और ये थे जनरल उस वक्त आर्मी के, जब यहाँ पे वॉर हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो मान सिंह फॉट ऑन बिहाफ ऑफ मुगल, और जो राणा प्रताप थे उनको यहाँ पे हरा दिया गया, यहाँ पे मुगल आर्मी जीत गई। तो राणा प्रताप का जो एरिया था वो भी अब मुगल के अंडर आ गया था। तो इस तरह से यहाँ पे रूल जो था उसको काफी एक्सपांशन मिल रहा था काफी। इंडिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको येलो येलो जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा मुगल का पार्ट है। यहाँ पे आपको जो येलो दिख रहा है पूरा मुगल एम्पायर है, काफी बड़ा आपको मुगल एम्पायर देखने मिल रहा है अकबर के टाइम पे। उसके बाद हम आगे आते हैं, हम देखते हैं कि इतने सारे बैटल्स जीते। उसके बाद ये देखते हैं कि अकबर जो थे वो काफी सेक्युलर रूलर माने जाते हैं। रिलीजन को उन्होंने अलग किया था अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, या फिर वो हम कहेंगे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रखा था, और काफी एक तरह से सेक्युलर थे सभी रिलीजन को। यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का मौका था अकबर के टाइम पे। और अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर सेक्युलर होने के साथ साथ उन्होंने एक नया रिलीजन भी बनाया था, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स जो थे रिकॉग्नाइज्ड सुप्रीमेसी। काफी सारे राजपूत रूलर्स के साथ उन्होंने अच्छे अलायंस बनाए थे, अच्छे रिलेशन बनाए थे, और इसके चलते यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि राजपूत रूलर्स जो है वो एक तरह से इस देश का एम्परर करके अकबर को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। उसके साथ साथ सिर्फ अगर कुछ राजपूत रूलर्स छोड़ दिए, जैसे कि राणा प्रताप सिंह हो गए, या फिर उनके बेटे हो गए अमर सिंह, जो सिसोदिया रूलर थे राजपूत मेवाड़ के, और इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो चित्तौड़गढ़ में हुआ करता था। अगर इनकी बात छोड़ दे तो बाकी राजपूत रूलर जो थे, मेनली काफी सारे राजपूत रूलर, ये राजपूत रूलर्स जो वो सुप्रीम मान रहे थे अकबर को। अकबर जो है वो ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे, सबसे ज्यादा उन्हें कोई भी रिलीजन में ऑर्थोडॉक्सी नहीं पसंद थी, और वो जिस रिलीजन में थे उसमें भी उनको पसंद नहीं थी। यानी अगर हम देखेंगे तो इस्लाम में जो भी ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी उसके चलते उन्होंने इस्लाम को छोड़ के एक नया रिलीजन लाया था जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही ये 1581 में बनाया गया, और काफी सेक्युलर सा रिलीजन था दीन इलाही की। अगर हम बात करें तो दीन इलाही में इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जोरोएस्ट्रियन हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज्म हो, कोई भी जितने भी रिलीजन थे उस वक्त इंडिया में, बुद्धिज्म हो, सबसे अच्छे अच्छे वैल्यूज उठाए थे और उन सबको उठा के दीन इलाही में रखा गया था। तो दीन इलाही जो रिलीजन था इट वाज सिंथेसिस ऑफ वैल्यूज
जो कि वैल्यूज थी इस्लाम की, हिंदुइज्म, जोरोस्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सभी इसकी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे दीन इलाही में उन्होंने रखी थी। और ये नया एक रिलीजन बनाया था। इस रिलीजन के हिंदू फॉलोअर जो फर्स्ट बने वो थे बिरबल। बिरबल वॉज द फर्स्ट हिंदू फॉलोअर ऑफ दिस दीन इलाही रिलीजन। और अकबर का ये रिलीजन जो था ये काफी आगे तक फेमस नहीं हो पाया, बट काफी सिक्युलर सा और काफी अच्छा रिलीजन यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूरिंग हिज रीन द मुगल एम्पायर जो था ये ट्रिपल्ड इन साइज एंड वेल्थ, है ना। तो बहुत बड़ी साइज बन गई थी, बहुत एक्सपांशन था। आप देख रहे हैं कहाँ तक एक्सपांड हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक्सपांशन था, ट्रिपल हो चुका था अकबर के वक्त। और अगर हम ये भी देखते हैं कि वेल्थ भी काफी अच्छी थी, मैनेजमेंट काफी अच्छा था, इकोनॉमी काफी अच्छी थी, सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये जो पिक्चर है इसमें अकबर जो है वो एलिफेंट पे, ऐसा मानते हैं कि अकबर जो थे वो एलिफेंट को कंट्रोल करते, यानी मेनली ट्रेन करते थे, ऐसा कहा जाता है, कंट्रोल या फिर ट्रेन करते थे। अकबर काफी ट्रेन करते थे अपने एलिफेंट्स को, और एलिफेंट्स का यूज काफी होता भी था वॉर में। सो अकबर खुद ट्रेन करते हुए आपको पेंटिंग में देखने मिल रहे हैं। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी हमें पता चली। आगे और हम देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना ही। अबॉलिश द जजिया, जजिया करके जो टैक्स लगाया जाता था ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, बट जजिया जो है ये लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पे। ये एक टैक्स, जैसे कि हम पिलग्रिमेज टैक्स कह सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके साथ साथ ये तो हटा दिया, एबॉलिश कर दिया, बट जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको उन्होंने अपॉइंट भी किया, हाई सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट भी उन्हें दी थी नॉन मुस्लिम्स को। तो ये काफी एक सेक्युलर रूलर तो थे, हमें तो ये तो पता ही है। तो काफी एक सभी रिलीजन के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे थे, और काफी अच्छी अच्छे यहाँ पे पॉजिटिव चीजें होती हुई दिख रही थी। ही हैड संस्कृत लिटरेचर ट्रांसलेटेड, है ना, तो उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को भी ट्रांसलेट किया था। इवन उन्होंने जो नेटिव फेस्टिवल थे उसमें भी वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते थे, उसको सेलिब्रेट किया जाता था। फॉर एग्जांपल दिवाली हो गया, या जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल, नेटिव फेस्टिवल चल रहे हैं, उनमें भी वो पार्टिसिपेशन दिखाते थे। उसके साथ साथ उस टाइम पे काफी सारे दिन में ये भी करते थे अकबर की, जब ये फेस्टिवल्स चल रहे हैं या फिर जो भी ऐसे दिन हैं जो कि रिलीजन से जुड़े हुए, हिंदुइज्म से जुड़े हुए, तो उसमें वो जो मीट है उसको भी उतने टाइम के लिए बैन रखते थे अपने जगह पे। तो ये सब अकबर किया करते थे, काफी सेक्युलर पता चलते हैं। रियलाइजिंग द स्टेबल एम्पायर, वो यही कहते थे अगर आपको एम्पायर स्टेबल बनाना है तो आपको कोऑपरेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का, जितने भी आपके यहाँ पे अपनी आपकी प्रजा है वो सबका कोऑपरेशन आपको जब मिलेगा तो आपका जो एम्पायर होगा वो स्टेबल होगा। और सच में अकबर के टाइम पे काफी स्टेबल एम्पायर हमें देखने मिला था, सबको साथ में रखा था अकबर ने, सबको साथ में लेके चलते थे। ही गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज पर्शियन, ये याद रखिएगा, पर्शियन ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस वक्त मुगल को मिली थी, और आगे फिर मुगल के कोर्ट में पर्शियन ये लैंग्वेज यूज हुई। उसके साथ साथ एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती जो थे वो सूफी सेंट थे, इनका वहाँ पे दरगाह बनाई गई है फतेहपुर सिकरी में, है ना। तो फतेहपुर सिकरी में इनकी दरगाह है जो हमें देखने मिल रहे हैं सलीम चिश्ती। उनके सलीम चिश्ती के बहुत बड़े फॉलोअर थे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर को जब बेटा नहीं हो रहा था, सो उन्होंने यहाँ पे सलीम चिश्ती के पास जाके एक ये मांगा था कि उन्हें बेटा हो जाए, और उन्हें बेटा हुआ था, इसीलिए उनका नाम उन्होंने सलीम रखा था अपने बेटे का नाम, बाद में जो जहांगीर कहलाए, पर सलीम चिश्ती के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा गया था। जो कि आपको पता है बाद में फिर जो रूलर बनते हैं तो वो बन जाते हैं जहांगीर। उसके बाद आपको ये बता दूं कि ही बिल्ड द फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी एक नया शहर उन्होंने बनाया था, काफी एक बहुत बढ़िया आपको शहर देखने मिलता है। कभी अगर आप फतेहपुर सिकरी जाओ तो आप देखोगे कि कितने अच्छे अच्छे पैलेसेस बनाए गए फतेहपुर सिकरी में, क्वींस के लिए पैलेसेस है, उसके साथ साथ बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये सब हमें फतेहपुर सिकरी में देखने मिलता है। फतेहपुर सिकरी जो है ये अकबर का एक नया कैपिटल बन गया था। उन्होंने आगरा फोर्ट भी बनाया था, आगरा फोर्ट को बनाने की शुरुआत उन्होंने की थी। उसके साथ साथ बाद में वो आगे कंप्लीट किया गया बाकी जो रूलर्स हैं उनके द्वारा, बट इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, है ना। तो लाहौर में भी उन्होंने फोर्ट बनाया, हुमायूंस टूम्ब बनाया था, हुमायूं का यानी उनके पिता का जो टूम्ब है वो भी बनाया गया था। ये जो हुमायूं का टूम्ब बनाया था उन्होंने ये दिल्ली में बनाया है। ओके, सो दिल्ली में आपको देखने मिलेगा हुमायूंस टूम्ब, ये हो गया। उसके साथ साथ ही ऑल्सो बिल्ट इबादत खाना। इबादत खाना उन्होंने बनाया था, इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, इबादत खाना किस चीज के लिए हुआ करता था। इबादत खाना यानी आप देखोगे तो वर्शिप के लिए। और उसके अलावा अकबर ने इसका एक नई चीज इसमें लाई थी जो कि थी कि कुछ स्पिरिचुअलिटी के मैसेज, जो भी मैटर्स है वो डिस्कस करने के लिए। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो आते थे, जिन्हें हम आध्यात्मिक गुरु या फिर जो भी हम कहेंगे, जो मिस्टिक्स हो गए, थियोलॉजियंस हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हो गए उस रिलीजन के, उन सबके साथ यहाँ पे जो भी रिलीजन मैटर्स है उस पर डिस्कशन किया करते थे, मैटर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे डिस्कशन किया करते थे इबादत खाना में। ये अच्छे से याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है या कोई भी एग्जाम में ये आ सकते हैं। इन 1605 हमें देखने मिलता है कि अकबर डाइड, अकबर की डेथ हो गई। ये अभी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, उनको कोई बीमारी हुई थी, बट काफी सारे जगह पे लिखा है कि उन्हें डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण वो रुक नहीं पाया वो प्रॉब्लम, और कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो गई,
है ना? सो यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। अकबर के कुछ 22-25 दिन तक वो बीमार थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनको जो सिकंदरा नाम की जो जगह है आगरा में, वहाँ पे उन्हें दफनाया गया, उनका वहाँ मकबरा बनाया गया। तो सिकंदरा में आपको अकबर की टूम्ब देखने मिलती है आगरा के पास। सो यहाँ पे हमें अकबर के बारे में इतनी चीज़ें पता चली। और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि नवरत्न। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न यानी 9 ज्वेल्स। ये जो 9 लोग थे, ये नवरत्न, ये काफ़ी खास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे अकबर के कोर्ट में। सो ये 9 लोग कौन थे? तो सबसे पहला नाम आता है बिरबल का। बिरबल जो थे ये एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, जैसे कि हमें पता है। अबुल फजल जो थे ये स्कॉलर और स्टेट्समैन थे। स्टेट्समैन यानी हम ये कह सकते हैं कि स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड या फिर पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे उन वक्त अबुल फजल। उसके साथ साथ फैजी जो थे ये भी स्कॉलर और स्टेटमैन हुआ करते थे। टोडरमल जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के वक्त, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर। भगवान दास जो थे ये मनसबदार थे। मनसबदार की अगर हम बात करें तो जो पूरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उसे मनसबदारी कहते थे, और उसके हेड जो थे वो मनसबदार कहलाते थे। तो भगवान दास जो थे ये मनसबदार थे। मानसिंह जो थे ये भी मनसबदार थे, है ना, एक तरह से हम देखते हैं तो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मानसिंह ने भी एक लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये मनसबदार थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इनके अंडर आता था और कुछ इनके अंडर भी आता था। तो यहाँ बांटे जाते थे अलग अलग चीज़ों को। और सातवें जो हमें देखने मिल रहे हैं वो है तानसेन। तानसेन की अगर बात करें तो तानसेन को तो सभी जानते हैं। तानसेन एक म्यूजिशियन हुआ करते थे इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर आर्ट को या फिर लिटरेचर को काफ़ी एक वैल्यू दिया करते थे। आर्ट काफ़ी डेवलप भी हुआ था अकबर के टाइम पे। सो ये सब चीज़ें थी कि वो म्यूजिशियन भी उनके कोर्ट में नवरत्न में से एक हुआ करते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना करके एक और हमें नवरत्न में से एक देखने मिलते हैं, आठवें जो है वो एट्थ, वो थे स्टेट्समैन और हिंदी पोएट, है ना। तो ये भी एक तरह से पॉलिटिकल लीडर कहेंगे, एक्सपीरियंस स्किल पर्सन, या फिर हिंदी पोएट भी थे ये, हिंदी में पोएम्स लिखा करते थे अब्दुल रहीम खाने खाना। और आखिरी जो हमें देखने मिलते हैं वो है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा एडवाइजर थे अकबर के कोर्ट में, है ना। तो एडवाइस लिया करते थे अकबर इनसे, मुल्ला दो प्याजा से। तो इस तरह के 9 रत्न, 9 ज्वेल्स हुआ करते थे अकबर के कोर्ट में, जो कि 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस थे, उन्हें कहा जाता है नवरत्न। नवरत्न के बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन आपको शॉर्ट में बता दो, ऐसे आपको ये भी बता दो कि मुगल का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन हम एक वीडियो सेपरेट बना के उसमें पढ़ने वाले हैं, बट अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अकबर ने कुछ कुछ चीजें में चेंजेस किए थे, कुछ कुछ बदलाव लाए थे। जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अकबर का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था जहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसके हेड वजीर हुआ करते थे। सेकंड हम देखेंगे तो हेड ऑफ मिलिट्री, जो मिलिट्री हुआ करती थी उसके जो हेड थे उनका नाम, उनको मीर बख्शी कहा जाता था, उस पोस्ट को मीर बख्शी कहा जाता था, हेड ऑफ मिलिट्री। हाउस होल्ड या फिर हैरम्स हो गए, हैरम हुआ करते थे अकबर के टाइम पे। हैरम में क्वींस को रखा करते थे अकबर, या फिर हाउस होल्ड जो थे जितने भी, उस सबके हेड, या फिर हम कहेंगे कि रॉयल जो भी बॉडी गार्ड्स थे, उन सबको संभालने के लिए मीर सामान करके थे। मीर सामान जो है ये हाउस होल्ड और हैरम्स और बाकी चीजें भी यहाँ देखा करते थे। जुडिशियरी के जो हेड थे उन्हें काजी कहा जाता था, और टैक्सेशन जो सिस्टम था उसे दहसाला सिस्टम कहा जाता है। दहसाला यानी 10 ईयर्स, दहसाला यानी 10 ईयर्स, दह यानी 10 और साला मीन्स ईयर। तो यहाँ पे जो वैसे देखा गया तो 1/3 ज्यादातर यहाँ पे टैक्स लिया करते थे अकबर, गवर्नमेंट का हिस्सा होता था एक 3 हिस्सों में से। उसके साथ साथ ये 10 ईयर्स के लिए फिक्स किया जाता था, इसीलिए इसे दहसाला सिस्टम कहा जाता है। तो आपको इनका टैक्सेशन व सिस्टम भी पता चल गया। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को मनसबदारी कहा जाता था, और इसके जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो संभालते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता है। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी मनसबदारी, और हमने 9 रत्न में से देखे थे 2 आपको मनसबदार देखने मिले, भगवान दास और मानसिंह। इसका मीनिंग ये नहीं कि सिर्फ 2 ही मनसबदार थे, काफी सारे मनसबदार हुआ करते थे, बट यहाँ जो हमने देखे 9 स्पेशल यानी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो काफी सारे मनसबदार भी रहेंगे। आर्मी काफी बड़ी थी अकबर की, तो अकबर का ये जो सिस्टम था 10 साला सिस्टम भी, ये भी काफी इफेक्टिव माना गया, उनका मनसबदारी भी काफी इफेक्टिव माना गया। अकबर के वक्त जो रूल चला वो काफी इफेक्टिव, काफी सेक्युलर सा, और सभी सेक्शंस के लिए या फिर सभी कम्युनिटीज के लिए बहुत अच्छा रूल माना जाता है अकबर का। और अकबर एक सेक्युलर से रूलर माने जाते हैं जिन्होंने दीन ए इलाही नाम का रिलीजन यहाँ पे लाया था। इस तरह से अकबर जो थे उन्होंने रूल किया, और ये मुगल एम्पायर के 3rd रूलर बनते हैं। इसके तो अकबर जो है ये आपको देखने मिले, और अकबर कितने अलग से एक रूलर थे ये भी हमें पता चलता है, काफी सिक्युलर से रूलर पता चले। सो आज हम उनके बारे में और भी कुछ चीजें देखेंगे, जिसमें हम कोई इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखेंगे, उसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म्स लाए सोसाइटी में, उन्होंने कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए। ये सब चीजें कौन सी अकबर ने लाई थी वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टुवर्ड्स इंटीग्रेशन। टुवर्ड्स इंटीग्रेशन में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इंटीग्रेशन यानी पूरा जो इनका पूरा एम्पायर या फिर पूरा देश था, वो पूरे देश को एक रखने की यहाँ पे पूरी कोशिश की थी अकबर ने, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ
ये इंडिया का मैप है मुगल एम्पायर का, जिस जो अकबर के अंडर हुआ करता था। अब कहीं कहीं पे कोई कोई जगह पे छोटे छोटे रूलर्स जो है ये रहा करते थे। वो लोग अगर हम देखेंगे तो वो एक छोटे छोटे किंगडम अपने रखे हुए थे, तो वो भी इनके बीच बीच में आते थे ये किंगडम के। तो ये सबको एक रखा था अकबर ने। किस तरह से इनको एक रखा गया, ये सब चीजें आज हमें देखने मिलती है। सो सबको एक रखना है, कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी सेक्शन का हो, वो व्यक्ति, उन सबको एक रखना है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पोल टैक्स या फिर जजिया जो है उसे एबॉलिश किया था। जजिया और जो पोल टैक्स है वो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं। और ये जो होता है इसे अकबर ने एबॉलिश कर दिया, ताकि जो नॉन मुस्लिम्स है उनको कोई तकलीफ ना जाए। उन्होंने ही ऑल्सो एबॉलिश पिलिग्रिम टैक्सेस। पिलिग्रिम टैक्स यहाँ पे लगाया जाता था फिर से, जो कि नॉन मुस्लिम्स है उन पे। तो पिलिग्रिम टैक्स क्या होता था, तो जो बाथिंग होती है एट होली प्लेस, तो आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन है उसमें होली प्लेसेस में जाके बाथिंग की जाती है, आज भी की जाती है, रिवर्स में या फिर जो भी होगा वो पवित्र स्थान वहां पे। तो वहां का जो पिलग्रिम टैक्स, उसके लिए टैक्सेस लगते थे, वो टैक्स भी उन्होंने एबॉलिश कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने जो एम्पायर बनाया था वो ऑन इक्वल राइट्स बनाया था। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी, आप कोई भी सेक्शन से बिलोंग कर रहे हो, या फिर आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, बट आपके जो राइट्स है वो सबको इक्वल दिए जाएंगे। उन्होंने सुलह कुल करके जो है, ये एक पॉलिसी होती है सुलह कुल। सुलह कुल ये कौन सी पॉलिसी थी, तो ये उन्होंने अपनाई थी, इसे पीस टू ऑल कहा जाता है, सुलह कुल। तो सुलह कुल के बारे में आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सुलह कुल में सबसे पहले क्या होता है कि इन्होंने ये बताया था कि सभी जो लोग हैं, है ना, तो जो भी लोग उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोग, यानी पीपल ऑफ वन, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको, पीपल ऑफ वन रैंक, है ना, तो एक रैंक के जो लोग हैं वो लोग को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो कोई और रैंक वालों के बीच बीच में कामों में, या फिर उनके वो जो भी वर्क है, जो भी ड्यूटीज है, उसमें इंटरफियर करे। सबको अपना रैंक दिया, सब अपना काम करेंगे, कोई किसी के बीच बीच में नहीं जाएगा, इंटरफियर नहीं करेगा, जिससे पीस बना रहेगा, एक तरह से शांति बनी रहेगी। बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे डिस्प्यूट जैसी कोई यहाँ पे फीलिंग नहीं आएगी। सो ये सब हमें यहाँ पे पता चलता है। तो ये सुलह कुल करके जो है, ये अच्छे से याद रखेगा, इस पे वन लाइनर क्वेश्चन आने के चांसेस है। सुलह कुल क्या है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके साथ साथ अकबर वॉज इन्फ्लुएंस बाय मिस्टिसिज्म। आपको एक और बात बता दूं कि जो अकबर थे वो पहले थोड़े से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, जब वो अगर हम देखेंगे तो उनके अर्ली एज में, बट जैसे जैसे अकबर एडल्ट होते गए, एडल्टहुड में आते गए, उनको उन्होंने ये ऑर्थोडॉक्सी और ये सब छोड़ के मिस्टिसिज्म की तरफ वो इन्फ्लुएंस हो गए थे। मिस्टिसिज्म यानी सूफी सेंस जो होते हैं, आप देखते हैं ज्यादातर सिक्युलर सी बातें की जाती है, या फिर जो भी गॉड को वर्शिप करने का जो डिफरेंट तरीका है, जो मैं ऑलरेडी सूफिज्म में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वो यहाँ पे हमें देखने मिलता है। वो सब अकबर फॉलो करने लगे। सूफिज्म को वो बहुत ज्यादा मानते थे, और उनका सिक्युलरिज्म इतना था कि वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों को अपने पैलेस में, अपने कोर्ट में बुलाते थे और उनके साथ डिस्कशन करते थे उन रिलीजन के ऊपर, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो जैसे लिबरल आइडियाज के जो लोग होते हैं उन्हें, सो उनके कोर्ट में बुलाया जाता था। तो मोस्ट नोटेड जो लोग हैं ऐसे, वो है अबुल फजल और फैजी। फैजी उनके ब्रदर थे अबुल फजल के। अबुल फजल ने अकबर के बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई भी है, वही एक वो हमारे एक सोर्स भी बनते हैं अकबर के बारे में इंफॉर्मेशन के। अबुल फजल हो, फैजी हो, या फिर महेश दास हो। महेश दास एक ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनके साथ, जिनको अकबर सबसे ज्यादा मानते थे। महेश दास का ही नाम उनको टाइटल दिया गया था राजा बिरबल का। सो बिरबल जो थे वो महेश दास हुआ करते थे, और उनको फिर टाइटल मिला बिरबल का। और ये इनके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है अकबर ने, है ना। तो ये इस तरह के लोगों से अच्छी कंपनी जो है, या फिर जो लिबरल आइडियल वालों की, या फिर टैलेंटेड जो लोग हैं उनके कंपनी को हमेशा पसंद करते थे अकबर, और उनके साथ डिस्कस करके रिफॉर्म्स क्या लाना है ये सोचते थे वो। उसके साथ 1575 में उन्होंने इबादत खाना भी बनाया था। इबादत खाना यानी एक प्रेयर हॉल होता है, बट मैं इसके बारे में आपको ये भी पिछले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इबादत खाना में ये जो लोग आते थे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन या फिर कम्युनिटी के, उनको बुला के उनके साथ डिस्कशन किया करते थे। स्पिरिचुअल मैटर्स पे डिस्कशन हुआ करता था इबादत खाना में, है ना। सो यहाँ पे डिस्कशन होगा। सो इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है ना, और बाकी एग्जाम्स भी इस पे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस रखती है। अकबर जो है फाउंडेड न्यू रिलीजन, जिसको दीन इलाही कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन्स थे, क्रिश्चियनिटी हो, ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, इसमें से बेस्ट बेस्ट चीजें उठा के इस रिलीजन में डाली गई थी और इसको बनाया गया था दीन इलाही। अकबर ने इसे फॉलो किया था। दीन इलाही से तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, तौहीद ए इलाही। और इसके जो पहले हिंदू फॉलोअर बनते हैं वो राजा बिरबल बनते हैं। राजा बिरबल जो थे वो भी इस रिलीजन के फॉलोअर बन गए थे, दीन इलाही के। सो अकबर हो गए, बिरबल हो गए, इस तरह के काफी सारे जो एक लिबरल आइडिया के लोग हुआ करते थे वो ज्यादातर इस रिलीजन को फॉलो किया करते थे, ये भी हमें पता चलता है। सो इस तरह से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों को एक करके एक इंटीग्रेशन लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। यूनिटी हो या इंटीग्रेशन हो, सिक्युलर
रूलर की जब बात आती है तो अकबर को तो हम कभी भूल नहीं सकते। अकबर जैसे सेक्युलर रूलर काफी कम देखने मिलते हैं, तो टुवर्ड्स इंटीग्रेशन उन्होंने काफी काम किए। सेकंड जो हम देखते हैं वो है सोशल रिफॉर्म। अकबर के वक्त काफी सारे सोशल रिफॉर्म आए जो हमें नहीं पता है, इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए ये स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया, शॉर्ट सा वीडियो। इसमें मैं सोशल रिफॉर्म में सबसे आपको ये बता दूं कि ही स्टॉप सती। सती जो होता है आपको पता है, सती की एक ऐसी प्रथा होती है कि जब किसी वुमेन के यानी किसी वुमेन का जो हस्बैंड होता है उसकी जब डेथ हो जाती है, सो वो वुमेन को भी उसके साथ जलना होता है। ये सती की प्रथा इंडिया में चलती थी। इस सती के प्रथा को भी रोक दिया गया था, बट अकबर ने ये भी कहा था ठीक है किसी के अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो अगर वो लड़की को ऐसा लग रहा है कि मुझे सती जाना चाहिए तो वो जा सकती थी, उसको एक फ्री विल दी हुई थी। अगर वो खुद डिसाइड कर रही है जाने का तो वो जा सकती थी, बट अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं जाएगी। और ऊपर से जो माइनर लड़कियां थी उनकी जो शादियां हुआ करती थी अकबर के टाइम पे, सो वो लड़कियों के लिए तो बिल्कुल सती बैन ही रखा था अकबर ने। उन्होंने कहा था कि यानी वो जो भी लड़कियां हैं उन्होंने तो अब तक, है ना, तो उनकी तो फ्री विल क्या पूछना, तो उनका तो एज काफी कम है। तो ये सती रोकने की काफी कोशिशें की गई। उन्होंने ये ऐसे इस तरह से ये बैन भी किए थे अपने किंगडम में। उसके साथ साथ विडो रीमैरिज वाज लीगलाइज्ड। ये सबसे अच्छी एक बात थी कि विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया था। विडो यानी जो विधवा होती है उनका फिर से विवाह हो सकता है, पुनर्विवाह होगा, ये यहाँ पे एक लीगल कर दिया गया, क्योंकि विडोज वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, है ना। तो विडोज जो है वो फिर से शादी नहीं कर सकती थी एज पर द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन, या फिर इंडियन कल्चर हम कहेंगे, या फिर हम ओल्ड जो कल्चर कहेंगे, हिंदुइज्म कहेंगे, इसमें विडो रीमैरिज को काफी बैन रखा गया था। बट अकबर ने इसे लीगलाइज कर दिया और उन्होंने कहा कि विडो जो है वो भी शादियां कर सकते हैं। इवन उन्होंने ये भी बोला कि अगर विडो जो है उनकी एज बहुत कम है, हु हैड नॉट शेयर्ड द बेड विद देयर हस्बैंड वर नॉट टू बी बर्न्ड एट ऑल, उनको जलाया भी नहीं जाएगा। ऐसे विडो को जिन्होंने अब तक कोई बेड शेयर नहीं किया है अपने कम एज के कारण, तो उनको तो सती बिल्कुल जाने नहीं दिया जाएगा। ये सब चीजें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ही वॉज अगेंस्ट एनीवन हैविंग मोर देन वन वाइफ, जिसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। उनको पॉलीगैमी पे भी वो विश्वास नहीं रखते थे। और अकबर जो थे, इन्होंने एक तरह से देखा गया तो एक से ज्यादा वाइफ जो है, जब तक आपकी फर्स्ट वाइफ को आप छोड़ नहीं देते, या फिर वो उसकी डेथ हो गई, या फिर डिवोर्स हो, जो भी आप कहेंगे, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये भी उन्होंने एक रूल लाया था। उन्होंने एज ऑफ मैरिज जो उससे भी बढ़ाया था, रेज किया था, 14 किया गया था गर्ल्स के लिए और 16 किया गया था बॉयज के लिए। आज हमें ये काफी कम लग रहा है, बट उसके पहले तो बाल विवाह जैसी चीजें भी चलती थी। तो ये जो एज ऑफ प्यूबर्टी में तो गर्ल 14 तक आ ही जाती है, तो दे वर अलाउड टू मैरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एज ऑफ 14 ईयर्स। उसके साथ साथ 16 ईयर्स फॉर बॉयज, एंड द सेल ऑफ वाइन हो या स्पिरिट हो वाज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग अकबर्स रूल, है ना। तो वाइन हो या स्पिरिट हो, इन सबका रेस्ट्रिक्ट किया गया था, इन सबको सेल करने से। उसके साथ साथ ऑल दिस सोशल रिफॉर्म हैड ओनली लिमिटेड सक्सेस, बट ये सोशल रिफॉर्म्स को बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, इसीलिए हमें आगे भी ये होते हुए दिखा, जब तक ब्रिटिश ने फिर उसको फिर 1829 में हो या फिर 1856 में हो। 1829 में एबॉलिशन ऑफ सती वाला लॉ लाया, 1856 में विडो रीमैरिज वाला लॉ लाया। ये आने तक तो ये काफी चलती रही प्रथा है। क्यों क्यों ये चलती रही? तो मेन रीजन ये है कि लोग जो है, सक्सेस कोई भी सोशल लेजिस्लेशन का तब होता है जब लोग उसे कोऑपरेट करें, या लोगों का खुद विलिंगनेस दिख रहा है, लोग खुद इच्छा से ये कह रहे हैं कि नहीं, लड़की को सती नहीं जाना चाहिए, विडो रीमैरिज होने चाहिए, तभी ये हो सकता है। अकबर ने काफी कोशिशें की, तो ये काफी पॉजिटिव चीज हमें दिखती है कि इंडिया में इस तरह के रूलर आके गए जिन्होंने ये कोशिशें भी की, है ना। तो ये थे सोशल रिफॉर्म जो अकबर ने करने की कोशिशें की थी काफी। उसके बाद जो हम आखिरी देख रहे हैं वो है एजुकेशनल रिफॉर्म। अकबर के टाइम पे कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए थे। जैसे अकबर जो है रिवाइज्ड एजुकेशनल सिलेबस, एजुकेशन का पूरा सिलेबस उन्होंने रिवाइज कर दिया। जैसे उन्होंने ये कहा कि ज्यादा एम्फेसिस आपने मॉरल एजुकेशन पे देना चाहिए, मैथमेटिक्स पे देना चाहिए। रिलीजन के ऊपर क्या एजुकेट करना, लोगों को मॉरलिटी सिखाइए, मैथमेटिक्स सिखाइए, तब जाके डेवलपमेंट होंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि सेक्युलर सब्जेक्ट जो है उस पर ज्यादातर आप काम कीजिए, जैसे कि सेक्युलर सब्जेक्ट को इंक्लूड कीजिए। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, रूल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, लॉजिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी हमें लॉजिक सेक्युलर सब्जेक्ट दिखते हैं उन सब पे ज्यादा फोकस किया गया था अकबर के टाइम पे। ये बात बिल्कुल नहीं है कि रिलीजन पे बिल्कुल फोकस नहीं किया गया। रिलीजन का नॉलेज तो आप कभी भी ले सकते हो, यू आर फ्री, बट ये जो चीजें, इस पे ज्यादा एम्फेसिस होगा, ज्यादा फोकस होगा, तभी डेवलपमेंट होगा, ये अकबर मानते थे। और ये मेन चीजें हैं जो आपको सच में डेवलप करती है। ही ऑल्सो गिव पैट्रोनेज टू आर्टिस्ट, पोएट्स, पेंटर, म्यूजिशियंस। इनके वक्त आर्ट एंड कल्चर की क्या ही बात करना, आर्टिस्ट हो, पोएट हो, पेंटर्स हो, म्यूजिशियंस हो, तानसेन जैसे म्यूजिशियन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो बहुत बड़े बड़े, कोई पोएट्स हो, पेंटर्स हो, आर्टिस्ट में अभी हम देखते हैं मेनली कि आर्ट एंड कल्चर को यहाँ बहुत ज्यादा महत्व मिला था, है ना, अकबर के टाइम पे। और अगर हम देखते हैं
यस, उन्होंने यहाँ पे आर्टिस्ट के लिए हो या फिर पेंटर्स के लिए हो, ये सब लोगों के लिए उन्होंने यहाँ पे जैसे कि कारखानास भी बनाए थे। कारखाना यानी एक वर्कशॉप हुआ करते थे जहाँ आप खुद को डेवलप करते थे। जो बादशाह थे, अकबर थे, वो खुद आपको रिवॉर्ड दिया करते थे अगर आपका बेस्ट आर्ट बनता है। तो इस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी सारी यहाँ पे स्टेप्स उठाई थी अकबर ने। उसके बाद ये भी देखते हैं कि स्टेट जो था अंडर अकबर बिकेम सेक्युलर। ये बहुत ज़्यादा सेक्युलर होते हुए हमें तो दिख रहा है, सेक्युलर तो हो गया था, लिबरल भी हो गया था एंड एनलाइटेंड हो गया था सोशल मैटर्स को लेके, वुमेन के लेके हो या फिर वो विडो को लेके हो या फिर हम देखते हैं सती को लेके हो। तो सोशल मैटर्स पे तो काफी एक तरह से एनलाइटेंड हो गया था। जो विचारधारा है वो बदलते हुए दिख रही थी लोगों की, कुछ कुछ बट बहुत ज्यादा नहीं दिखी, इसलिए तो ये सक्सेसफुल बहुत ज्यादा नहीं हुआ। और कल्चरल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करने वाला एक स्टेट दिखा अकबर के वक्त। तो अकबर के वक्त हमें बेहतरीन राज्य देखने मिला, बहुत अच्छा स्टेट देखने मिला। अकबर की तरह बहुत कम रूलर हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप चाहे फतेहपुर सीकरी को आप विजिट कीजिए, फतेहपुर सीकरी में भी आपको सेक्युलर बिल्डिंग्स देखने मिलेगी। उनकी जो राजपूत वाइफ थी उनके लिए भी उन्होंने अलग सा पैलेस बनाया, जिसमें आप पूरी तरह से देख सकते हो कि हिंदुइज्म हो या फिर कोई भी रिलीजन हो, वो पूरा आपको फतेहपुर सीकरी में देखने मिलता है। हाँ, हिंदुइज्म का भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं, जैनिज्म के मिलते हैं, कोई भी क्रिश्चियनिटी के मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी रिलीजन के ओवरऑल आपको वहां पे एविडेंस देखने मिलेंगे इफ यू विजिट फतेहपुर सीकरी, है ना। तो ये सब हम देखते हैं कि अकबर इस तरह से बहुत सेक्युलर रूलर माने गए।